अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और पढ़ने जा रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। हमारे पास ये 6 फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। एक फैक्टर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इससे हम रिलेट करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे अफेक्ट होता है। सेकंड हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और तीसरा फैक्टर हमारे पास है सरफेस एरिया। इससे भी रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है, सरफेस एरिया। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है, अगर हम देखें तो हमारे पास टेम्परेचर। और लास्ट फैक्टर हम बच्चों इसमें डिस्कस करेंगे, कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। कैटालिस्ट यानी रिएक्शन की स्पीड किन फैक्टर से अफेक्ट होगी, यानी रिएक्शन फास्ट या स्लो किन बेसिस पे होता है, उन फैक्टर को हम डिस्कस करने चाह रहे हैं। सबसे पहले इसमें फैक्टर में आते हैं और इसमें है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसमें याद रखें कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट से मुराद ये ली जा रही है कि अगर हम एलिमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट की रिएक्टिविटी है वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा कि बच्चों अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल से। वजह क्या है, तो आप कहते हैं अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और अल्कलाइन अर्थ मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्कली मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल जिनको आप सेकंड ग्रुप एलिमेंट कहते हो वो उनकी निस्बत कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूंगा तो बच्चों आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं। वजह क्या है बच्चों, आयनिक कंपाउंड में क्योंकि चीज़ें पहले आयंस की फॉर्म में होती हैं, उसमें सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन होनी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की रीअरेंजमेंट नहीं है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो क्यों होते हैं, क्योंकि उनका पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, टाइम लगता है, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो होते हैं। तो बच्चों इसमें हम 1-2 पॉइंट बना लेते हैं कि जैसे नेचर ऑफ रिएक्टेंट में एक याद रखना है कि हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें बच्चों तो अल्कली मेटल्स जिनको आप फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट भी कहते हो बच्चों, अल्कली मेटल्स आपको पता है इसमें हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी एलिमेंट को अल्कली मेटल कहते हैं। ये फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किन से, अल्कलाइन अर्थ मेटल से जिनको आप सेकंड ग्रुप एलिमेंट कहते हो। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट। ये हमारे पास अल्कली मेटल्स ये मोर रिएक्टिव और इसके निस्बत ये आपके पास जो है वो लेस रिएक्टिव। इसकी वजह क्या है बच्चों, इनके आउटर मोस्ट शेल में, अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये आपके पास मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जबकि ये आपके पास लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एक तो देखिए आपको पता चला कि एलिमेंट की रिएक्टिविटी की बेस पे भी हम बात कर सकते हैं। एक और पॉइंट जो हमने याद रखना है वो ये है कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, केमिकल reactivity of compound depend
अपॉन नेचर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एलिमेंट की, जो हमारे पास रिएक्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है, जबकि हमारे पास कंपाउंड की रिएक्टिविटी नेचर ऑफ बॉन्ड पे डिपेंड करती है। हमें पता है आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट होते हैं, आयनिक कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कोवलेंट कंपाउंड से। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों AgNO3 उसका रिएक्शन NaCl से करें तो AgNO3 आयनिक कंपाउंड है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, रिएक्शन फास्ट होगा। आपको पता है जी AgCl बनेगा प्लस NaCl बनेगा। ठीक है, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि ये हमारे पास है AgNO3 प्लस NaCl, इसका रिएक्शन अगर हम करते हैं तो इससे बनेगा क्या, AgCl बनेगा साथ NaNO3 बनेगा। तो ये रिएक्शन एक फास्ट रिएक्शन है, क्योंकि आपको पता है आयनिक कंपाउंड आयन की फॉर्म में होते हैं, और जब आयनिक कंपाउंड आयन की फॉर्म में होंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में या आयन की फॉर्म में होंगे, तो इनमें सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, टाइम कम लगेगा। जबकि कोवलेंट कंपाउंड में पहले कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बेस पे भी हम रिएक्टिविटी बाज़ दफ़ा डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन फास्ट हैं, कोवलेंट कंपाउंड के रिएक्शन स्लो हैं। अल्कली मेटल के कंपाउंड के अल्कली मेटल्स के रिएक्शन विद वाटर या अदर एलिमेंट के साथ फास्ट होते हैं, विगोरसली रिएक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब हमारे पास दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा हुआ है, और लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर बच्चों 7 मैंने यहाँ पढ़ाया है आपको। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं अगर इसका रिलेशन लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हमारे पास है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो मेरे पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे वो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो बच्चों चंद एग्जांपल आपको बताता हूँ, जिनमें से एक एग्जांपल हमारी बुक में मेंशन है, H2 का रिएक्शन Cl2 से करें तो आपको पता है जब कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, यानी H2 की जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे रिएक्टेंट साइड पे, या Cl2 का जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे रिएक्टेंट साइड पे, इतना रिएक्शन फास्टर चलता जाएगा और HCl इतना ही ज़्यादा बनता जाएगा। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास कंबस्चन है। आपको पता है कंबस्चन जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। तो अगर मैं किसी भी चीज़ की कंबस्चन करता हूँ, किसी भी कंपाउंड को जलाता हूँ, एयर की मौजूदगी में जलाता हूं, तो एयर में आपको पता है ऑक्सीजन कितने परसेंट मौजूद है बच्चों, एयर के अंदर ऑक्सीजन 21% मौजूद है, इसलिए ऑक्सीजन एक्सेस में इतना नहीं है, इसलिए रिएक्शन कंपैरिजन में स्लो होगा। लेकिन अगर मैं प्योर ऑक्सीजन यूज़ करूं बच्चों, प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन यूज़ करूं, तो प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए कंबस्टन रिएक्शन फास्ट होगा इन केस ऑफ प्योर ऑक्सीजन, जबकि स्लो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि परसेंटेज कम हो गई। आपने देखा होगा बच्चों बहुत बेशुमार एग्जाम्पल हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 है, इसका रिएक्शन HCl से करें। अगर मैं यहाँ HCl डाइल्यूट यूज़ करूँ, डाइल्यूट समझते हैं जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, तो ये रिएक्शन स्लो होगा। लेकिन अगर इसी केस में मैं यहाँ पे HCl कंसनट्रेटेड यूज़ कर लूँ तो ये रिएक्शन फास्ट होगा, इसके साथ रिएक्शन फास्ट होगा। तो देखो कंसंट्रेशन के चेंज होने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई, कंसंट्रेटेड फॉर्म में रिएक्शन फास्ट हो गया। तो ये बात भी समझ आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चों। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है इसमें सरफेस एरिया। तीसरा फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया। हमें पता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाए तो हमारे पास ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाती हैं, तो सरफेस एरिया के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है।
इसलिए कहीं पे भी पूछ ले तो आप कह सकते हैं जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टिविटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चों हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, यही इसी पे बात अगर मैं करूं, इसको अगर मैं पीसेस की फॉर्म में यूज़ करूं, सरफेस एरिया कम है, कम मॉलिक्यूल इसके सरफेस, कम मॉलिक्यूल इसके HCl से रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको पाउडर फॉर्म में ले जाऊं, पीस लूं, तो इसके सारे मॉलिक्यूल जो इंटीरियर मॉलिक्यूल हैं वो भी अलग हो जाएंगे और इसके मॉलिक्यूल से टकराना शुरू हो जाएंगे। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे इतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसलिए सरफेस एरिया के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। जैसे हमारी बुक ने एक एग्जांपल दी है बच्चे को समझाने के लिए, उसने कहा कि अगर जिंक है, इसका रिएक्शन HCl से करें तो जिंक क्लोराइड बन जाता है, साथ HCl बन जाता है, साथ H2 गैस बनती है, ये रिएक्शन होता है। लेकिन अगर जिंक पाउडर फॉर्म में यूज किया जाए तो रिएक्शन फास्ट होता है, अगर इसको पीसेस की फॉर्म में यूज किया जाए तो स्लो रिएक्शन होता है। क्यों कि पाउडर फॉर्म में इसके सारे पीसेस, सारे मॉलिक्यूल फ्रीली हो जाएंगे और इसका एक एक मॉलिक्यूल HCl के मॉलिक्यूल से टकराएगा। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे इतनी नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगी। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है इतने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिएक्टेंट को इसको पीसेस की फॉर्म में यूज करेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर हैं या साइडों पे हैं वो तो HCl के मॉलिक्यूल से टकराएंगे, जो इंटीरियर मॉलिक्यूल हैं वो HCl से नहीं टकराएंगे, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन कम हो जाएंगी। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास अल्मोनियम है, इसका रिएक्शन अगर NaOH के साथ किया जाए, ठीक है, और डाइल्यूट सोल्यूशन यूज किया जाए तो हमारे पास इसकी प्रोडक्ट बनती है, इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है NaAlOH होल 4। जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचोगे तो बच्चों इन कॉम्प्लेक्सेस से नाम भी पढ़ाऊंगा, और साथ ही H2 गैस बनती है। ठीक है, वैसे मैं बैलेंस कर देता हूं बच्चों, अदरवाइज बैलेंस ना भी करें क्योंकि हमारा यहाँ पे कंसेप्ट इसको समझने का है, तो मैंने इसको बैलेंस भी कर दिया कि चलें आपको चीज़ समझ आ जाए। ये बच्चों अगर मैं इसमें अल्मोनियम जो है वो अगर पीसेस की फॉर्म में यूज़ करूँगा तो रिएक्शन स्लो होगा, लेकिन अगर मैं इसका पाउडर यूज़ करूँगा तो इसका पाउडर जो है वो NaOH के साथ फास्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस ये भी समझ आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों इसमें टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है टेम्परेचर, नंबर 4 फैक्टर टेम्परेचर। अगर आपसे पूछा जाए कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, चाहे बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज कर जाते हैं इसको केमिकल इक्विलिब्रियम के साथ। नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे, इसलिए याद रखें टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टिविटी के। टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। अब ये हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, इसलिए अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो ज़रा ध्यान से इसको देखना है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इससे क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होता है, नंबर ऑफ अफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाती हैं। अफेक्टिव कोलिजन क्या मतलब, जितने मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं वो मैक्सिमम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगी, अफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगी तो मैक्सिमम रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगी, मोर प्रोडक्ट फॉर्म होगी, मैक्सिमम रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये हमारे पास यहाँ से भी रिएक्टिविटी से पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करती है। इसको समझाने के लिए बच्चों बड़ी डिटेल में आर्हेनियस इक्वेशन हम पंजाब टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, हमारी किताब तो इतनी डिटेल नहीं लिखती, लेकिन थोड़ी बहुत बात मैं इस पे करने जा रहा हूँ कि नंबर टेम्परेचर का अफेक्ट रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का अफेक्ट क्या होता है, तो इसको बेस्ट एक्सप्लेन किया जाता है आर्हेनियस इक्वेशन से। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन। बच्चों आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ये अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट के, लाजमी बात है रेट कांस्टेंट के बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन है k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस EA ओवर RT। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें बच्चों जो k है इसको पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमने पढ़ा हुआ है, और रेट कांस्टेंट बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि रेट कांस्टेंट रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
E क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरा, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में मेजर किया जाए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। R क्या है? से आइडियल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट। पूरा एक चैप्टर पढ़ाया गया बच्चों, चैप्टर नंबर 4 गैसेस वाला, उसमें आइडियल गैस कांस्टेंट की यूनिट भी मैंने पढ़ाई। E क्या है? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथमिक सिस्टम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथमिक सिस्टम। ये हमारे पास है जी। अब बच्चों इससे पता क्या चलता है, ये तो पूरा ग्राफ भी हम पंजाब टेक्स्ट बुक में पढ़ाते हैं बच्चों। जब मैं एंट्री टेस्ट के लेक्चर्स अपलोड करूंगा तो उसके अंदर आपको ये चीज़ भी पता चलेगी कि जो K है वो बेसिकली इसका ताल्लुक क्या होता है। K जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ इसकी कोई हमारे पास ग्राफ नहीं है, तो यहाँ पे पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आखिरी पॉइंट बच्चों, कैटालिस्ट। 1-2 मिनट की बात बच्चों, सिर्फ इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट क्या होगा। कैटालिस्ट आपको पता है बच्चों, कैटालिस्ट ऐसी चीज़ को कहते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है और उसमें खुद खर्च नहीं होता। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन by decreasing activation energy is called catalyst, is called catalyst। ऐसी चीज जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे और उसमें खुद खर्च ना हो। सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी इज कॉल्ड कैटलिस्ट। इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और कैटलिस्ट किसी रिएक्शन में खुद कंज्यूम भी नहीं होता, एट द एंड ऑफ रिएक्शन वापस आ जाता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है? बेसिकली हम एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ पढ़ेंगे और पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कैटालाइसिस बच्चों इसी चैप्टर के अंदर। तो आप देखेंगे कि मैं उसमें एक्टिवेशन एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा और कैटलिस्ट की मौजूदगी में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर यहीं से